हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलो जी, वापस आते हैं हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पर। तो आज फाइनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी हमारा कंप्लीट जो है हो जाएगा। छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो हमने कहा भाई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये क्या होती है? दीज आर टेंजिबल आइटम्स, जिन चीजों आप छू सकते हैं, टेंजिबल आइटम्स हैं। और इसको हम क्यों रखते हैं? हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस या फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। हम रेंटल टू अदर्स, रेंट लेने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये हमने अच्छे से किया। और हमने कहा और इसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए? 12 महीने से ज्यादा जो है होनी चाहिए। फिर हमने आगे पढ़ा था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डज नॉट इंक्लूड। लास्ट क्लास में पढ़ा भाई दो चीजें इसमें नहीं आएंगी। कौन सा नहीं आएगा? बायोलॉजिकल एसिड्स। बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं? ट्रीज एंड एनिमल्स, ये सारे होते हैं। तो इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है नहीं लगता। पेड़ पौधे, बकरियां, जानवर, उन पर एस 10 जो है नहीं लगता। उसको हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं कहते। अदर देन, पर एक ऐसे प्लांट को कहते हैं, किसको कहते हैं? बियरर प्लांट। तो बियरर प्लांट कौन सा है? वही आम का पेड़ हमने एक बार उगा दिया और उससे बेनिफिट मेरे को मिलना है कितने साल? कई सारे सालों के लिए जो है मेरे को मिलना है। तो अगर बियरर प्लांट है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आएगा? वेस्टिंग एसिड। हमने कहा वेस्टिंग एसिड है वो, हमने कहा वही जो आपके जहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन है, एक्सप्लोरेशन है, मिनरल ऑयल्स, उसके लिए हमने कहा वो सारी चीजें जो है AS10 कवर नहीं करता। ठीक है, फिर आगे बढ़े थे। हमने कहा अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे पास एक्वायर करने के तीन तरीके जो है हुए। पहला तरीका क्या है? हमने परचेज करा। तो परचेज कैसे किया? सारी कैलकुलेशन जो है हमने सीखी। सेकंड मेरा क्या था? सेल्फ कंस्ट्रक्ट जो है हमने करा। और तीसरा क्या है? अगर एक्सचेंज में हमने जो है लिया है, तो अगर एक्सचेंज में लिया तो दो बातें होंगी, या तो कमर्शियल सब्सटेंस होगा या कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हुआ तो कुछ भी ज्यादा नहीं करना, बस बुक वैल्यू पे नई मशीन को रिकॉर्ड कर देंगे, बात खत्म जो है हो जाएगी। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस है जहां पे लगता भी है सेल परचेज हुई है, फिर हमें सेल भी रिकॉर्ड करनी है, परचेज भी रिकॉर्ड जो है अपने को करना जो है होगा। कंफर्टेबल है। और हमारा बीच का रह गया, अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो उसको जो है टेकअप कर लेते हैं। तो भाई चेक करें, हमने कहा कॉस्ट ऑफ, लो जी, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड PPE। तो भी आप ही मुझे बताएं, अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंस्ट्रक्ट करें, कितनी बार ऐसा होता है घर पे भी आपने चेक किया होगा कि आप सोफा खरीद कर लाते हो, और कई बार क्या होता है आप घर पर ही सोफा टेबल चेयर बनवाते भी हो। ऐसा कई बार घर में जो है होता है कि अलमीरा आप खरीद कर लाए या आपने मिस्त्री बुलाया और आपने घर पर ही फर्नीचर फिक्सचर जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई टेबल चेयर आप घर पर बनवा रहे हो तो भी इसमें कॉस्टिंग में क्या क्या आएगा? पहले तो मटेरियल, सीधी सी बात है। तो हमने कितनी लकड़ी आप लेकर आए, कितना प्लाई आप लेकर आए, कितना फेविकॉल लेकर आए, कीले विले जो भी मटेरियल आप लेकर आए वो सारा लाओगे। और क्या होगा? लेबर चार्जेस होंगे। हमने कहा प्लस लेबर। तो हमने कहा फिर लेबर चार्जेस जो है आ जाएंगे। और क्या आएगा? और भी कोई डायरेक्ट खर्चा अगर हुआ तो भाई हमने कहा अदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल, अदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। और यहाँ माइनस भी कर देना, ऑब्लिक इनकम। और कोई लकड़ी अगर बच गई, उसको आपने बेच दिया, वो लेस जो है कर देना। तो और भी कोई खर्चा हुआ ऐड करते जाना, और हमने कुछ अगर बच गया हम उसको बेच देते हैं, तो जो कमाई हुई लेस जो है कर जाना। और बताएं और क्या आएगा? तो हमने कहा नॉर्मली तीन चीजें आती है, मटेरियल लगा, लेबर लगा, ओवरहेड जो है लगे। और वही फैक्ट्री में जब ये सारा काम हो रहा है, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी जो है यूज हो रही है, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फैक्ट्री में ऑफिस फर्नीचर जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो हमने कहा क्योंकि ऑफिस में सारा काम हो रहा है तो ओवरहेड की एलोकेशन भी जो है होगी। जो AS2 में पढ़ा था वही सेम काम यहाँ पर आएगा। तो हमने कहा फिक्स्ड ऑब्लिक वेरिएबल। हमने कहा फैक्ट्री में अगर आप बना रहे हो तो भी बिजली भी यूज हो रही है, फैक्ट्री में बना रहे हो तो स्पेस भी यूज हो रहा है, तो कुछ रेंट भी एलोकेट करना पड़ेगा, कुछ बिजली का बिल भी एलोकेट करना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल और कौन सा ओवरहेड? प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन ओवरहेड। हमने कहा 3 प्रकार के ओवरहेड्स होते हैं, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने कहा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करते समय जिस मशीनरी से हम दूसरी मशीन कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, पर मेरे पास एक कटिंग मशीनरी है, उस कटिंग मशीन से मैं लकड़ियां काट रहा हूं, तो मैंने वो मशीन तो यूज करी है, तो उसके हायर चार्जेस या उसका रेंट या उसका डिप्रिसिएशन मेरे को यहाँ पर जो है मेरे को लेना जो है पड़ेगा। तो मैंने कहा जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूँ, अपनी मशीन जो यूज कर रहा हूँ दूसरी मशीन बनाने के लिए, तो उसके सारा खर्चा जो है मुझे यहाँ पर एलोकेट करना जो है पड़ेगा। उसके बाद और क्या होगा, मैंने कहा मशीन मेरी सारी बन गई, मशीन मेरी सारी जो है बन गई है, फिर एक फ्यूचर की कॉस्ट, वो कौन सी होती है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो भी एस्टिमेटेड वैल्यू पर ऐड करना है। तो हमने कहा प्लस इनिशियल एस्टिमेट, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑब्लिक डिसमेंटलिंग। तो भाई और 10 साल के बाद इसको हम तोड़ेंगे तो जो खर्चा होगा उसका एक एस्टिमेट जो है हमें ऐड करना है। अगर सवाल में उसकी प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो, प्रेजेंट वैल्यू ऐड करना, ना गिवन हो फ्यूचर वैल्यू ऐड जो है कर देना। और एक चीज और हमें ऐड करनी है, बोरोइंग कॉस्ट। एक चीज हमें ऐड करनी, बोरोइंग कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, पर अभी मैंने पढ़ा नहीं इसलिए अभी इस पे चर्चा जो है नहीं करेंगे। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और वो भी कब ऐड करेंगे, इफ क्वालिफाइंग एसेट, इफ क्वालिफाइंग एसेट। तो अभी सिर्फ लिखवा दिया क्योंकि बाद में आप जब रिवीजन करोगे तब ध्यान रख लेना, पर अभी इसको इग्नोर करते हैं। जब AS 16 पढ़ेंगे तब चेक करते हैं, कुछ एसेट पर लोन का इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज करते हैं, इन जनरल नहीं करते। जैसे आपने हमेशा पढ़ा होगा, बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट कहाँ जाता है, सारा PNL में। कभी कभार अगर वो एसेट क्वालिफाई करता है, सब पर नहीं, कभी कभार कुछ एसेट पर हमने लोन लेकर एसेट बना रहे हैं, लोन लेकर स्पेसिफिकली एसेट बना रहे हैं, और एसेट बनाने में 5 6 7 8 साल लग गए, 7 8 साल में पूरी फैक्ट्री हमारी बनने में टाइम जो लगा, पूरी इंडस्ट्री बना रहे हैं। हमने 10,000 करोड़ का लोन लिया, किस पर्पज के लिए, स्पेसिफिकली ये बिल्डिंग इंडस्ट्री बनाने के लिए। तो कभी कभार वो जो इंटरेस्ट है हम बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करते हैं, पर अभी चर्चा नहीं कर रहे, अभी हम AS 10 पढ़ रहे हैं, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आएगा तो ये पूरा डिस्कस करें, कब क्वालिफाइंग एसेट होता है, कब क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता, कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, कितना इंटरेस्ट नहीं करना, तब चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ लिखवा दिया, क्यों, क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे मे बी 2 3 महीने के बाद, तो उस समय भाई उस समय पता होना चाहिए भी, हाँ AS 16 भी यहाँ पर गवर्न जो है होते, बहुत सारी चीजें आएंगी। अगर ये मशीन मान लीजिए मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस वो AS 11 जो है गवर्न करते हैं, तो AS 11 भी इसमें आ जाएगा। फिर कई बार क्या होता है, हम जो मशीन बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, गवर्नमेंट ग्रांट हमें दे देती है, तो गवर्नमेंट अगर ग्रांट देगी, AS 12 जो है इसमें आ जाएगा। तो अभी क्या करूं, मैं अभी टुकड़ों में आपको पढ़ा रहा हूं, अभी प्योरली AS 10 की बात जो है करेंगे। जब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे हो जाएंगे तब ऐसे सवाल भी करेंगे जहां पर AS 2 भी लगेगा, AS 10 भी लगेगा, AS 12 भी लगेगा, AS 11 भी लगेगा, AS 16 भी लगेगा, तब जाके पूरा होगा। पर अगर अभी सब जाऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज जो है हो जाएंगे। तो अभी बहुत लिमिटेड आपको पढ़ा रहा हूँ, प्योरली AS 10 से रिलेटेड हम बातचीत जो है कर रहे हैं। तो भाई ये सब ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो भाई ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है, लो जी। इसी पर एक छोटू सा सवाल कर लेते हैं और मेरे को उम्मीद है आप अच्छे से कर लोगे। तो भाई छोटू सा सवाल कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड, ये सवाल नंबर कौन सा, 12, एग्जाम्पल नंबर 12। एक्स लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड अ मशीन, X Limited constructed a machine with the following cost, with the following cost। तो भाई हमने एक मशीन बना रहे हैं जिस पे मटेरियल लगा 1 लाख रुपए का, प्लास्टिक है, आपका प्लास्टिक है, रबड़ है, फर्नीचर है, कुछ भी चीज है हमारी, लोहा लग रहा है, तो जो भी मटेरियल लगा 1 लाख रुपए का। फिर कह रहे हैं 5 वर्कर्स हमारे लगे फॉर 6 मंथ, 6 महीने लगे इस मशीन को बनने में, एट द रेट ऑफ
10,000 पर मंथ। आई होप लेबर चार्जेस निकाल लोगे। 5 वर्कर ने 6 महीने काम किया, हर वर्कर को पर मंथ ईच, हर वर्कर को 10,000 रुपए हम दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं वन टेक्नीशियन फॉर 2 मंथ्स, और एक टेक्नीशियन को हमने हायर किया 2 महीने, वो हमारे पास आए, उनको सैलरी दी 25,000 पर मंथ। ऐसी एक हमारे सुपरवाइजर थे, 1 सुपरवाइजर फॉर 3 मंथ्स। तो एक सुपरवाइजर ने 3 महीने इस पूरे प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करा एट द रेट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। पर कह रहे हैं सुपरवाइजर डिवोटेड half of his time on this project। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सुपरवाइजर ने आधा टाइम इस प्रोजेक्ट पर दिया, आधा टाइम कहीं और जो है दिया होगा। तो कितनी सैलरी यहां पर लेनी है, आई होप आप निकाल सकते हो। फिर कह रहे हैं एलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, एलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 लाख रुपए। और हमने कहा फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स हम कितना एलोकेट कर रहे हैं, 2 लाख रुपए। ये अमाउंट कैसे आता है, ये कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में जो पूरा चैप्टर आता है ओवरहेड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे एलोकेशन करते हैं, तो कॉस्टिंग में सीखोगे। अकाउंट्स में तो एक गिवन होता है इतना अमाउंट एलोकेट जो है करना है। उसके बाद फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, estimated cost of dismantling and site restoration after 10 years। 10 साल बाद कितना खर्चा होगा, 20,000 रुपए इसको जो है तोड़ने में लगेगा। पर आगे लिख लो प्रेजेंट वैल्यू, पर इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 8,000 रुपए। तो भाई कितना ऐड करोगे, 8,000। अगर प्रेजेंट वैल्यू ना गिवन हो तो कितना ऐड करोगे, 20,000। ठीक है, तो हमने कहा 20,000 ऐड करेंगे, पर अगर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो उसके हिसाब से फिर आज 8,000 जो है ऐड कर दीजिएगा। फिर कह रहे हैं इनिशियल, और जब ये मशीन बन जाएगी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, और फिर इस मशीन से प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, सामान बेचना शुरू करेंगे। और पहले पता है इनिशियली तो लॉस होगा बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन 1 लाख रुपए का पहले हमारा नुकसान हमें पता है। फिर एक बार चेक करेंगे, मार्केट का सर्वे सारा करेंगे, सर्वे देख के देखेंगे, और फिर ग्रैंड स्केल पर प्रोडक्शन जो है करेंगे। तो इस 1 लाख रुपए का क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसको इग्नोर करना है। ये तो मेरा बिजनेस लॉस है, मशीन का लॉस नहीं है भाई, मशीन का लॉस नहीं। ये तो आगे हम बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो मशीन का लॉस जो है नहीं आता। लो जी, और आपसे कह रहे हैं कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन। तो भाई सिंपल सा सवाल आपसे कह रहे हैं मशीन की कॉस्ट निकाल कर पता है। मेरे को उम्मीद है आप अच्छे से निकाल लोगे। कितना, 6,88,000। एक आंसर आ रहा है 6,88,000। सबका ये आ रहा है। चलो तो भाई 5 नंबर का सवाल ये आया करता है। अब ये 5 नंबर का भी आ सकता है, और एमसीक्यू में लगता है 2 नंबर का जो है होना चाहिए। तो भाई मेरा मानना है ये एमसीक्यू के अंदर आना चाहिए, 2 नंबर का जो है आना चाहिए। तो अगर एमसीक्यू में आएगा 2 नंबर का, और अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो ये 5 नंबर का सवाल जो है बनता है। तो लो जी चेक करें, कह रहे हैं स्टेटमेंट showing computation of cost of machine। तो भाई सिंपल सिंपल सा है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन। लो जी, तो भाई आराम से चेक कर लीजिए। तो भाई सिंपल सा काम है, पहले मटेरियल हमारा कितना लगा, 1 लाख रुपए।
फिर लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस कितने वर्कर हैं? 5 वर्कर 6 महीने काम करेंगे, हर महीने कितना? 10,000। तो कितना आ रहा है ये? 3 लाख। फिर टेक्नीशियन फी, फिर टेक्नीशियन फी, टेक्नीशियन को कितने रुपए? 2 महीने के लिए बुलाया, कितने रुपए? 25,000 रुपए देने हैं, कितने हो गए? 50,000। फिर सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर भी हमने रखा, सुपरवाइजर ने 3 महीने काम किया, 20,000 रुपये पर मंथ दिए, 60,000, पर आधा टाइम यहाँ पर डिवोट करा, तो आधा ही यहाँ जो है रखेंगे, तो कितना आ रहा है? 30,000। ठीक है जी। फिर हमने अपनी फैक्ट्री में ही ये मशीन बनाई है, तो मशीन बनाते समय हमने कहा फैक्ट्री का कुछ रेंट यहाँ पर एलोकेट करेंगे, कुछ बिजली यहाँ पर एलोकेट करेंगे, और भी सारा काम जो है एलोकेट करेंगे। तो हमने कहा एलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एलोकेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, ये हमें कितना गिवन था? 2 लाख रुपए। ठीक है जी। उसके बाद एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग कितने रुपए? 8,000। कितने रुपए? 8,000। ठीक है जी। और मेरी कॉस्ट ऑफ एसेट जो है आ जाएगा, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एसेट 2 3 आपका 5 6 लाख, 6,88,000। तो भाई 6,88,000 जो है ये हमारा जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी, आराम से चेक करें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है? इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमने कुछ पढ़ा था रीवैल्यूएशन का, फिर से एक बार रिवाइज जो है करते हैं, सारा आज रिवाइज करेंगे और आज इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीट जो है कर लेंगे। तो भाई रीवैल्यूएशन की बात करें तो हमने कहा एसेट को इनिशियली रीवैल्यूएशन करते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड करेंगे तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करेंगे, और अगर डाउनवर्ड करते हैं तो पीएनएल से चार्ज करेंगे। ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंट फिर से रिवैल्यूएशन होगा, सब्सिक्वेंट भी अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम अपवर्ड कर रहे हैं तो भाई इसको टेबल में ही चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा इनिशियल अपवर्ड था या इनिशियल डाउनवर्ड था, फिर दो बातें हो जाएंगी, इनिशियल फिर से सब्सिक्वेंट अपवर्ड, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड, सब्सिक्वेंट अपवर्ड, सब्सिक्वेंट डाउनवर्ड। तो हमने कहा पहले भी अपवर्ड था, मान लो 2 लाख रुपए, फिर से अपवर्ड हमने किया 3 लाख रुपए, तो क्या करना है? 3 लाख से रिजर्व और क्रिएट करेंगे, टोटल रिजर्व कितना हो जाएगा? 5 लाख। हमने कहा डाउनवर्ड किया 50,000 से, 50,000 से डाउनवर्ड किया, क्योंकि रिजर्व बना हुआ है 2 लाख, 50,000 से रिजर्व से ही सेट ऑफ करेंगे। अगर यहाँ पर 1.5 लाख हुआ, रिजर्व से ही सेट ऑफ करेंगे। अगर यहाँ पर 2 लाख हुआ, रिजर्व से ही सेट ऑफ करेंगे। अगर यहाँ पर 3 लाख हो गया, 2 लाख रिजर्व से सेट ऑफ, और 1 लाख मेरा कहाँ जाएगा? पीएनएल जो है जाएगा। कंफर्टेबल है? आईसी ने इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे जो है बनाकर दिए हैं, तो आईसी ने एमसीक्यू क्वेश्चन इस पर बनाए हैं, तो ये 1 नंबर का सवाल उम्मीद करता हूँ आईसी जो है पूछेगा। मतलब आईसी ने कोशिश वही करी, आपके पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एमसीक्यू बनाकर बेस्ट पार्ट वही है कि अब आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो चेक होंगे। तो AS10 पेपर में आएगा ही आएगा, 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, सारा जो है आ सकता है। ऐसे ही हमने कहा डाउनवर्ड में भी था 2 लाख रुपए, डाउनवर्ड में भी था 2 लाख रुपए, फिर से डाउनवर्ड करा 3 लाख रुपए, तो क्या करना पड़ेगा? पीएनएल टू एसेट, डाउनवर्ड था फिर डाउनवर्ड जो है किया, पर इस बार अपवर्ड किया 50,000 रुपए, क्योंकि पीएनएल से हमने डाउनवर्ड किया था, पीएनएल को ही रिवर्स करेंगे। अगर यहाँ पर 1.5 लाख आया, पीएनएल को ही रिवर्स करेंगे। 2 लाख आया, पीएनएल को ही रिवर्स करेंगे। 3 लाख आया, 2 लाख से रिवर्स, और 1 लाख का रिजर्व जो है हम बनाएंगे। कंफर्टेबल चल रहा है? यहां तक अच्छे से बात समझ आ गई? चलो अब थोड़ा सा आगे लेवल जो है बढ़ाते, रीवैल्यूएशन के बाद अब एक सवाल और देखते हैं। अब रीवैल्यूएशन के बाद
डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और कुछ सालों के बाद इस रीवैल्यूड एसेट को जब बेचेंगे तो क्या स्टोरी जो है रहेगी, क्या स्टोरी जो है रहेगी। तो लो जी चेक करें अगला एग्जांपल। लो जी फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13। तो लो जी चेक करें एग्जांपल नंबर 13। X Limited acquired a machine. X Limited acquired a machine on 1st April 2020. 1st अप्रैल को मशीन एक्वायर करी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख की कॉस्ट पर हमने एक्वायर करा। कह रहे हैं यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स, 10 साल की लाइफ है, 10 साल की लाइफ है। और कह रहे हैं डेप्रिसिएशन SLM, सिंपल सा काम करते हैं, SLM पर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 3, मतलब ईयर 1 नॉर्मल काम हुआ, ईयर 2 नॉर्मल काम हुआ, ईयर 3 पर क्या किया, मशीन वॉज revalued at ₹42 लाख। तो 2 साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया, या तो गिवन होगा एट द एंड ऑफ 2 इयर्स या एट द बिगिनिंग ऑफ 3 इयर्स, एक ही बात है। 2 साल के बाद या 3 साल की तीसरे साल की शुरुआत में हमने इसको रीवैल्यू करा। फिर कह रहे हैं डेप्रिसिएशन was charged on revalued amount with remaining life of 8 years। 10 साल की लाइफ थी, 2 साल बीत गए, हमने सिर्फ रीवैल्यू करा, पर लाइफ अभी भी कितनी रह गई, 8 साल और जो है रह गई। तो हम 8 सालों के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते चले गए। ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर ईयर 4, हाँ जी आफ्टर ईयर 4 कह रहे मशीन was sold at ₹25 लाख। और फिर 4 साल के बाद मशीन को हमने 25 लाख में जो है बेच दिया। और कह रहे हैं व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दीज 4 years। तो भाई छोटा सा सवाल कि इन 4 सालों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे करेंगे। तो भाई फिर से चेक करें, मशीन हमने खरीदी 50 लाख की, यूजफुल लाइफ है 10 साल, डेप्रिसिएशन SLM के हिसाब से लगा रहे थे, तो पहले 2 साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया, निकाल लोगे। उसके बाद 3rd ईयर के स्टार्टिंग में हमने एसेट को रीवैल्यू करा, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा निकाल लोगे। उसके बाद रीवैल्यूड अमाउंट निकाल लोगे। उसके बाद फिर हमने 2 साल फिर उस पर डेप्रिसिएशन जो है हमने चार्ज करा, वो निकाल लोगे। उसके बाद बुक वैल्यू जो है आपको निकालनी है, और फिर हमने जब इसको सेल करा तो मेरे को प्रॉफिट लॉस जो है मेरे को निकालना है। ठीक है जी, चलो फिर शुरू करते हैं, आराम से चेक करें। तो भाई हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है बतानी है, तो भाई चेक करें कॉस्ट ऑफ मशीन। लो जी कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी कितनी आ रही है, 50 लाख। तो भाई कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी कितनी आई, 50 लाख। तो भाई पहले साल इस पे क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। तो भाई डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना है
ईयर 1 में बताओ कितना चार्ज करोगे? 5 लाख। तो 50 लाख डिवाइड बाई 10 हम करते हैं, कितना चार्ज करेंगे? 5 लाख। पहले साल का डेप्रिसिएशन 5 लाख, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन भी कितना? 5 लाख। ठीक है जी। तो भाई 2 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करा तो कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू एक ही बात है। कैरिंग अमाउंट ऑब्लिक बुक वैल्यू आफ्टर 2 years। तो भी 2 साल बाद कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 40 लाख। तो भी हमने एक एसेट खरीदा, हमने एक एसेट जो है हमने खरीदा, 2 साल डेप्रिसिएशन लगाया, ये कितना आ जाएगा? 40 लाख। ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? पीएनएल में। ठीक है। इसके बाद थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 मैंने मशीन को क्या कर दिया? रीवैल्यू कर दिया। 40 लाख की मशीन को 42 लाख, तो अब 2 लाख का क्या करना है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो लिख लीजिए, हमने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस, सरप्लस कितना? 2 लाख। 2 लाख सरप्लस, तो हमने कहा रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट। तो बताओ जी रीवैल्यूड अमाउंट कितना आ जाएगा? 42 लाख। रीवैल्यूड अमाउंट कितना हो गया? 42 लाख। उसके बाद कह रहे हैं आफ्टर ईयर 4, मतलब 2 साल फिर डेप्रिसिएशन लगाने, ईयर 3 और ईयर 4। तो अब मुझे बताओ, हमने कहा लेस डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से मुझे बताना, डेप्रिसिएशन ईयर 3 में कितना लगाएंगे? 42,000 की अब वैल्यू है और कितने साल की लाइफ है? 8 साल। तो भाई कितना आएगा? 5,25,000। तो आपने कहा 5,25,000 की अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी। हमने कहा ईयर 4 भी इतनी 5,25,000 की डेप्रिसिएशन ईयर 4 में लगेगी। तो भाई कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 years, तो 4 साल के बाद कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 31,50,000। तो आपने कहा भाई कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 31,50,000। कह रहे हैं 4 साल के बाद, 4 साल के बाद इसको हमने कितने बेचा? 25 लाख में। 4 साल के बाद कितने बेचा? 25 लाख में। तो हमने कहा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी? 25 लाख। तो बताओ जी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। तो हमने कहा लॉस ऑन सेल कितना? 6,50,000। लॉस ऑन सेल कितना? 6,50,000। टू बी recognized, टू बी recognized इन पीएनएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6,50,000 का लॉस जो है हम लेकर जाएंगे। कई बात समझ आती है? सिंपल सिंपल सा काम हमने किया। 50 लाख की मशीन थी, पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख, फिर डेप्रिसिएशन लगाया 5 लाख। एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू मशीन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। उसके बाद रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसकी एंट्री क्या होगी? मशीन टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। उसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन टू मशीन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। फिर मशीन जब बेचेंगे तो लॉस ऑन सेल, और आपका पीएनएल टू लॉस ऑन सेल जो है आ जाए कितना? 6,50,000। कंफर्टेबल है? क्या ये बात समझ आती है? पर अब जब ये मशीन मैंने बेच दी, अब जब मैंने मशीन बेच दी तो उस रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या करेंगे? हाँ जी, अब इस रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या करेंगे? हमने कहा इसकी जरूरत है नहीं है, इसको कहां ले जाएंगे? प्रॉफिट में ऐड जो है कर देंगे। तो हमने कहा जैसे ही मशीन बिक गई, तो अब इस मशीन जब बिक गई तो इस रिवैल्यूएशन रिजर्व का कोई अब काम नहीं है, इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? ये ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं हुआ। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस तो ये मशीन को बेचा, तो इन्हें कहा ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो आपको सीधा लास्ट में रिटेन अर्निंग में ऐड कर देना, पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जो है नहीं जाओगे। लॉजिक वही है, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं था, बस रिजर्व की जरूरत नहीं थी। जैसे रिजर्व को जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर जो है करते हैं, तो हमने कहा बस इसको रिजर्व में ट्रांसफर जो है कर देना, बस पीएनएल में लेकर नहीं जाना, नहीं तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट के अंदर जो है आ जाएगा। तो लिख लें
कह रहे हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस, revaluation surplus of rupees 2 lakh will be transferred to retained earning, will be transferred to retained earning. सीधा सीधा बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देना, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जो है नहीं जाना है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट बन जाएगा। ये तो रिजर्व हम आपका खत्म कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट में इसको जो है नहीं दिखाएंगे। कह रहे हैं आपका रिटेन अर्निंग एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल। तो जब मशीन बिक गई, बस उस रिजर्व को आप रिटेन अर्निंग में सीधा सीधा ऐड जो है आप कर देना। क्या ये बात समझ आती है? सिंपल सा काम चल रहा है। तो भाई आराम से चेक करें, हमने मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते गए, जैसे आप रिवैल्यू करते जाओ वो सारा काम करते जाना, और जब मशीन को सेल करेंगे तो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व बच गया, चाहे सब्सिक्वेंट हो कुछ भी, लास्ट में अगर बचता है उसको रिटेन अर्निंग में जो है आप लेकर चले जाना। कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है? चलो 2 सवाल शायद बस अपने को और जो है करने हैं, जिसके साथ AS10 ऑलमोस्ट कंप्लीट। लो जी, तो मेरा अगला सवाल, इसको मार लो स्टार मार्क। अब हम सीखेंगे आसान चीज को कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको स्टार मार्क कर लो। आसान चीजों को किस तरीके से अब कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, वो हमें अब इस एग्जाम्पल में जो है सीखना है। ठीक है, इसको स्टार मार्क जो है कर लो। तो भाई अगला एग्जाम्पल बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, तो भाई चेक करें। एक्स लिमिटेड acquired a machine on 1st April 2022 at a cost of rupees 50 lakh। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से जो है समझना। सबसे टेक्निकल क्वेश्चन शायद मैं कहूंगा ये वाला है, थोड़ा सा आपको तंग करेगा, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट को ये हिला देगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को हिलाएगा, इसलिए अब पूरा ध्यान इस सवाल में जो है करना। 1 अप्रैल को हमने एक मशीन खरीदी, कितनी? 50 लाख रुपए की। कह रहे हैं विद यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन SLM, डेप्रिसिएशन SLM। ठीक है जी, और कह रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया, और तीसरे साल के शुरुआत में कह रहे हैं अ component was replaced, a component was replaced, एक component हम replace जो है कर रहे हैं, costing rupees 10 लाख, कॉस्टिंग रुपीज 10 लाख। तो हमने 10 लाख का एक कंपोनेंट हमने रिप्लेस करा, और आपसे कह रहे हैं कंप्यूट, सिंपल सा सवाल जो भी बहुत मस्त कॉम्प्लिकेट होगा। कंप्यूट दी कैरिंग अमाउंट, कंप्यूट दी कैरिंग अमाउंट इन दी फॉलोइंग केसेस, इन दी फॉलोइंग केसेस। तो भी अब कैरिंग अमाउंट निकालना है फॉलोइंग केसेस में। 2 केस पहले आपको दे रहा हूं, केस 1, केस 2। केस 1 बहुत इजी लगेगा, केस 2 में थोड़ा सा आप तंग होगे पर समझ लोगे, केस 3 के बाद बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, हाँ, तो केस 1, केस 2। तो भी केस 1 चेक करो। कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑन 1 अप्रैल 2022, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वो कितना था? 8 लाख। ये हमने बातचीत कर रखी है,
तो भाई 1 अप्रैल 2022 को हमारी मशीन कितनी थी 50 लाख की, जिसमें कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी थी 8 लाख की, और हमने 2 साल के बाद थर्ड ईयर में कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया। ये हमने अच्छे से सीखा हुआ है। तो क्या करना है थर्ड ईयर में, क्या करना है, हमने कंपोनेंट की जो बुक वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, कॉस्ट को ऐड कर देंगे, सारा काम जो है हो जाएगा, बड़ा मस्त जो है होगा। दूसरा कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, cost of component on 1st April 2022 not available। भाई मैं पूरा प्रोजेक्टर लेकर आया था, तो मुझे नहीं पता उसमें लेंस की कॉस्ट कितनी थी, ना कभी पहले इस लेंस की अलग से मिलता था। अब हुआ क्या, 2-3 साल बाद लेंस अलग से मिलना जो है शुरू हो गया। जैसे क्या होता है, प्रिंटर की बात करें तो आपके घर में प्रिंटर में भी होता होगा, तो प्रिंटर जहां से हम पेपर प्रिंट निकालते हैं, तो कितनी बार क्या होता है, प्रिंटर जो आता है तो प्रिंटर में कार्टेज होती है, कार्टेज होती है, वो रिफिल जो है कई बार होती है। और कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्टेज होती ही नहीं, वो प्रिंटर ही सारा चेंज जो है होता है। तो भी कई बार ऐसा होता है कार्टेज जो है मिलती ही नहीं है, कार्टेज ही जो है नहीं मिल रही। तो मान लीजिए मैं पहले एक प्रिंटर लेकर आया था, उसके अंदर रिफिलिंग का सिस्टम जो है नहीं था। वो प्रिंटर कितने का था, 50 लाख रुपए का जो है आया। और अब जो है 2-3 साल बाद कार्टेज अलग से मिलनी शुरू जो है हो गए, कार्टेज अलग से मिलनी शुरू होगी, अब हम रिप्लेस जो है कर सकते हैं। तो उस समय वो जो कार्टेज है वो कितने का कंपोनेंट था मुझे नहीं पता, ठीक है। तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट नॉट अवेलेबल, और कह रहे हैं क्या अवेलेबल है, कह रहे हैं डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट वो कितना है 15%। सी फाउंडेशन में चैप्टर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इससे आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू को जो है निकालनी होगी। भी आज उसकी कॉस्ट कितनी है 10 लाख, आज इस कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है 10 लाख, तो 2 साल पहले फिर कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी, इस डिस्काउंट रेट के हिसाब से वो आप जो है निकाल लोगे, ठीक है। इसमें मेरे को दिक्कत नहीं, दिक्कत तो केस 3 में आनी है, ठीक है। आप तो केस 2 सोच रहे हो कि अच्छा ऐसे करना है, केस 2 हो जाएगा, तो पहले केस 1 की प्रैक्टिस करते हैं, फिर केस 2 पर आते हैं, और फिर मस्त केस 3 जो है हम करेंगे। तो मैं केस से भी लिखवा नहीं रहा, अभी सिर्फ केस 1 केस 2 पर जो है हम चलते हैं। लो जी, तो भाई चेक करें केस 1, उम्मीद करता हूं ये आप अच्छे से कर लोगे। तो भाई केस 1 की बात करें तो चेक करें, हमने कहा कॉस्ट ऑफ मशीन, हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी 50 लाख, हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी 50 लाख की, लाइफ कितनी है 10 साल, लाइफ कितनी है 10 साल। तो भाई 2 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया, तो हमने कहा भी लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स। तो भाई 50 लाख की मशीन 10 सालों के लिए, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 10 लाख, ठीक है जी। तो भाई मैंने कहा बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू लिखो या कैरिंग अमाउंट लिख दो, एक ही बात है। तो ये कितना आ गया 40 लाख, ठीक है जी। बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट कितना आया 40 लाख। अब हमने 2 साल के बाद, मतलब तीसरे साल की शुरुआत में, अब हमने क्या किया, कंपोनेंट रिप्लेस करा है, उसकी आज की कॉस्ट कितनी है 10 लाख, पहले कॉस्ट कितनी थी 8 लाख। आई होप निकाल लोगे। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस को ऐड जो है करना है, तो हमने कहा ऐड, लो जी, ऐड मुझे कैसे करना है, ध्यान से देख लो, कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट वो कितने का है 10 लाख का, हमने कहा लेस बुक वैल्यू, लेस बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट। तो मुझे बताओ बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट कैसे निकालोगे, हमने कहा 8 लाख की बुक वैल्यू थी, 8 लाख की कॉस्ट थी, 8 लाख की कॉस्ट थी, इस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन। तो हमने कहा इस कंपोनेंट की लाइफ कितनी थी, हमने कहा भाई 10 साल इंटू में 2 साल, तो भाई आप कितना बता रहे हो 160, तो 640 की बुक वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो हमने कहा 640 की बुक वैल्यू आ रही थी, उसको हमने रिप्लेस करा, नए कंपोनेंट को हमने लिया। तो हमने कहा क्या करना है अपने को, यहां पर कितना आ जाएगा 3,60,000।
तो भाई 3,60,000 और ये मेरा क्या बन जाएगा, कैरिंग अमाउंट। ये हमारा क्या बन जाएगा, कैरिंग अमाउंट 43,60,000। तो भाई 43,60,000, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में अच्छे से कर रखा था। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होगे तो कॉन्फिडेंस जो है यहाँ तक तो आ गया होगा। ठीक है जी, पहले तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, ये इजी चल रहा है। अब नेक्स्ट चेक करो केस 2। अगर सीए फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो केस 2 में भी ज्यादा आपको दिक्कत जो है नहीं आएगी। अगर सीए फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा है, केस 2 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग तो सेम, हमने कहा कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी, 50 लाख। हमने कहा लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स, वो कितना है, 10 लाख। तो यहां तक का सवाल तो सेम बिल्कुल चल रहा है। तो बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, ये कितना है, 40 लाख। ठीक है जी। उन्होंने कहा अब करना तो वही है, हमने कहा ऐड करो कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट। कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट कितना, 10 लाख। अब मुझे करना है लेस, अब लेस मुझे करना है एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपोनेंट। अब क्योंकि मुझे ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट तो पता ही नहीं, ओल्ड कंपोनेंट की कॉस्ट तो मुझे पता नहीं, तो हम कह रहे हैं क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या होनी जो है चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो भी आज इसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए, आज इसे कॉस्ट है 10 लाख रुपए। कह रहे हैं 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो कह रहे हैं 2 साल पहले इसकी कॉस्ट क्या रही होगी, 2 साल पहले इसकी कॉस्ट क्या रही होगी। तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू निकालना जो है सीखा था। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखा था, तो हमने कहा एक्सपेक्टेड कॉस्ट। एक्सपेक्टेड कॉस्ट कैसे निकालोगे, आज अगर वैल्यू है 10 लाख रुपए, आज अगर वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो डिवाइड करो 1.1, कितने साल पहले जाना है, 2 साल। आई होप आपको फॉर्मूला याद है। फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, पी इंटू में 1 + i⁻t। तो p कितना हो जाएगा, a अपॉन में 1 + i⁻t। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1.15 का स्क्वायर। तो मैंने कहा भाई आज ये 10 लाख की है, तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पहले कितनी कॉस्ट जो है रही होगी। तो आपने कहा भाई 10 लाख डिवाइड बाय 1.15 डिवाइड बाय 1.15, ये कितना आ रहा है, 7,56,144 कर लें। ठीक है, 143.66 है, तो 144 कर लें। तो उन्होंने कहा भाई हमारे हिसाब से इतनी कॉस्ट फिर होनी चाहिए। आज ये सामान 10 लाख का बिक रहा है, आज ये सामान 10 लाख का बिक रहा है, 15% का मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है, 15% का मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न कहो, डिस्काउंट रेट कहो, जो भी आप कहना चाहिए की बात है। तो आज से 2 साल पहले ये सामान आइडियली बिकता तो इतने बिकता, तो 7,56,144 का होना चाहिए था। 15% ग्रोथ रेट के हिसाब से आज इसकी वैल्यू इतनी जो है हो गई है। ये बात समझ आती है। अब ये तो क्या बनी, कॉस्ट। मुझे क्या चाहिए, बुक वैल्यू। अब क्या करूंगा, इस कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन, तो आपने कहा लेस इस कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन, हमने कहा लेस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे, हमने कहा अब ये जो कॉस्ट है इसकी लाइफ कितनी, 10 साल, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन जो है निकाल कर देखें। हाँ जी, वो कितना आ रहा है, 1,51,229 कर लूं। तो 1,51,229 जो है हमने किया। तो बताओ जी बुक वैल्यू अब कितनी आ जाएगी। हाँ जी, बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,04,915। क्या ये बात क्लियर है। तो भाई 10 लाख की आज की कॉस्ट है, बुक वैल्यू आज इसकी एक्सपेक्टेड इतनी होनी चाहिए, 6,04,915। तो बताओ डिफरेंस कितना आया। हाँ जी, डिफरेंस कितना आया,
3,95,085, तो हमने कहा कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कितना आ गया 43,95,085, 43,95,085, ये मेरा क्या आ गया कैरिंग अमाउंट जो है आ जाएगा। आराम से चेक कर लें, पुराने कोर्स में ये सवाल नहीं थे, अब ये नए कोर्स के अंदर नई किताब में सारे सवाल जो है डाले, तो उम्मीद करता हूं आईसीआई एएस 10 से तो 5 नंबर का सवाल पूछना जो है बनता है। मतलब आज के मैंने जितने सवाल करा रहा हूं पुराने कोर्स में नहीं थे, पुराने कोर्स के अंदर नहीं थे, न्यू कोर्स के अंदर ये सारे सवाल अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं, और इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आई से नया ऐड करता है पेपर में एएस 10, मेरे को पूरी उम्मीद है 5 नंबर या 10 नंबर का भी जो है आ सकता है, पर मैं 5 नंबर की उम्मीद जो है कर कर चलता हूं, और मेरे को जितनी उम्मीद है आज वाली क्लास के जो सवाल हैं ये पेपर में जो है आने चाहिए। ठीक है जी, आराम से चेक करें, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है। तो पहला केस क्या था, आपको आपको कॉस्ट गिवन थी तो काम सीधा किया, और सेकंड केस में डिस्काउंट रेट से हमने पहले कॉस्ट निकाली, आगे सारा मेथड जो है सेम आता है। ठीक है जी, यहां तक सारा ठीक चल रहा है, यहां तक अच्छे चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि केस 3 में दिक्कत जो है आ जाएगी। पहले यहां तक आराम से चेक करो, अगर ये सारा जो है आ गया उसके बाद फिर आगे जो है लिखो, अच्छे से बॉक्स बना लेना। कह रहे हैं दी अबव ट्रीटमेंट, दी अबव ट्रीटमेंट इज डन, ये जो अबव ट्रीटमेंट चाहे केस 1 है या केस 2 है, दी अबव ट्रीटमेंट इज डन only when depreciation is charged, only when depreciation is charged on whole machine, on whole machine instead, या चलो इतना ही लिख लो, on whole machine। ये वाली ट्रीटमेंट हम तब करेंगे जब पूरी मशीन पर डेप्रिसिएशन एक ही रेट पर जो है चल रहा है, जब एक ही रेट पर डेप्रिसिएशन चल रहा है। हमने कहा यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, लाइफ कितनी है 10 इयर्स, तो यहाँ पर सारी स्टोरी जो है चलती है। पर इसी में अगर हो जाता कि यहाँ पर दो है, एक है 50 लाख जिसमें 8 लाख की कॉस्ट अलग है, 42 लाख की कॉस्ट अलग है, इसकी लाइफ है 10 साल, इसकी लाइफ मान लेते हैं 4 साल। अगर ऐसा कुछ होता फिर क्या स्टोरी होती, कंपोनेंट का अलग डेप्रिसिएशन चलता, इसका अलग डेप्रिसिएशन जो है चलता, और इसी केस में अगर मैं फिर रिप्लेस करता तो हम ऐसे रिप्लेस कभी भी जो है नहीं करते, फिर तो क्या मानते कंपोनेंट को सेल किया है, नया कंपोनेंट जो है खरीदा है, क्योंकि जब इंक्रीमेंटल कर दोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। अब कंपोनेंट अलग है, मशीन मेरी अलग जो है होती है, इसलिए ऐसे कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग जो है करनी चाहिए, पर ऐसे क्या कर रहा है रिकमेंड जो है कर रहा है। तो ऐसे कहते हैं अगर आप कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो मेथड अलग है, पर अगर आप पूरा डैमेज चार्ज करते हो तो मेथड अलग है। तो ऐसे ने दो मेथड जो है दिए, अगर आप सिंगल रेट पर चार्ज करते हो, मैंने आपको पूरा सिस्टम जो है बताया। अब हम बात करते हैं अगर कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन चल रहा होता फिर मशीन की रिप्लेसमेंट होती तो क्या होता, तो लिख लो केस सी, और यहीं पर अब लिख लें केस सी या केस 3, कह रहे अज्यूम इन अबव क्वेश्चन। अब केस सी, अज्यूम इन अबव क्वेश्चन कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वाज ₹8 लाख। जो केस 1 है मैं उसी को लेकर चल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट वाज 8 लाख एंड यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट was 4 years. Useful life of component was 4 years. Comfortable है, compute carrying amount
आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट या गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो भाई अब ध्यान से चेक करें, ऐसे नहीं, अब दो मॉडल आपको दिए हैं, ऐसे रिकमेंड कौन सा किया, आप कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग जो है करें, पर ऐसे कानून नहीं है, ठीक है। एक होता है कंपनीज एक्ट, लॉ मेकर ने कानून बनाया, हम सबको फॉलो जो है करना है, इनकम टैक्स एक्ट हमें फॉलो करना है, जीएसटी एक्ट हमें फॉलो जो है करना है, पर ऐसे क्या है, एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो रिकमेंड कर सकती है पर वो कानून नहीं बना सकती। उन्होंने कहा भी ऐसा होना चाहिए, पर एट द एंड कंपल्सरी जो है नहीं होता, तभी कहते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है, जैसा आपका मन करे। तो ऐसे सजेशन जो है दे रही है, हाँ ऐसे चार्ट अकाउंटेंट के ऊपर तो कंपल्सरी करती है कि बीइंग अ चार्ट अकाउंटेंट आपको ये प्रोसीजर फॉलो जो है करना चाहिए, पर क्या हर कंपनी में चार्ट अकाउंटेंट होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। एक कंपनी में चार्ट अकाउंटेंट कोई भी नहीं है, वो एमबी उन्होंने कर रखा है, और अगर वो अपना डेविएट करते हैं तो ऐसे उनको जो है मना जो है नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ने अब दोनों अप्रोचेस दिए, उन्होंने कहा देखो हमारे हिसाब से कंपोनेंट बेस्ड होना चाहिए, तो अगर कंपोनेंट बेस्ड है तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करना, पर अगर आप कंपोनेंट बेस्ड नहीं करते हो, आप कलेक्टिवली एक ही फ्लैट रेट कर रहे हो, जो आपने क्लास 11 12 आपने फाउंडेशन सीखा, तो उसका भी उन्होंने तरीका जो है बता दिया। तो मैंने वो तरीका पहले आपको बताया था जो अभी तक मार्केट में चल रहा है, और कंपोनेंट बेस्ड अगर ये हो तो क्या सिस्टम जो है रहेगा। तो आप चेक करो, अब दो तरीके हैं, हमने कहा एक तो मेरा आया कंपोनेंट, और हमने कहा मशीन विदाउट कंपोनेंट। तो हमने कहा अब इसकी कॉस्ट चेक करो, कंपोनेंट की कॉस्ट इनिशियली कितनी थी, 8 लाख, टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 50 लाख, 50 में से 8 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा, 42 लाख। ठीक है जी, हमने कहा अब इसकी लाइफ चेक करो, कंपोनेंट की लाइफ कितनी है, 4 साल, मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल, वो सवाल में गिवन था। तो हमने कहा मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल, कंपोनेंट की लाइफ कितनी है, 4 साल। ठीक है जी, सवाल मेरा क्या चल रहा है, 2 साल तक हमने इसको यूज करा, तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर 2 इयर्स। तब यहां पर मुझे बताओ कितना आएगा, हमने कहा भाई 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 कितना आएगा, 4 लाख। यहां पर 4 लाख की डेप्रिसिएशन लगेगी, और वहां पर कितनी होगी, हमने कहा 42 लाख है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 2 साल, हाँ जी, तो कितना आएगा, 8,40,000। तो भाई 8,40,000 जो है आप मुझे बता रहे हो। फिर हमने कहा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। तो भाई 2 साल बाद अब बुक वैल्यू कितनी होगी, यहां पर है 4 लाख, और वहां पर अगर बात करें तो कितना आ गया, 33,60,000। हाँ जी, वहां पर कितना आ गया, 33,60,000 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, अब आराम से सोच के बताओ, अब इस कंपोनेंट को अब ये काम का नहीं है, इसको हमने स्क्रैप कर दिया और नया कंपोनेंट लेकर आए, वो कितने का है, 10 लाख, वो कितने का है, 10 लाख। तो अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, अब उन्होंने कहा सीधी सी बात है, आप इसको दो अलग अलग एसेट मानकर चलो, अब इसको दो अलग अलग एसेट मानकर चलो। ये जो 4 लाख है ये क्या हो गया मेरा, स्क्रैप, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल या लॉस ऑन आपका डिस्पोजल, कितना, 4 लाख, और नया कंपोनेंट आया 10 लाख, इसको क्या करना है, कैपिटलाइज जो है करना है। तो हमने कहा इसको दो चीजें मानकर, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लिफ्ट है, हमने लिफ्ट रिप्लेस करी, तो लिफ्ट जो बेकार थी उसको स्क्रैप किया, नई लिफ्ट हमने खरीदी, तो हमने कहा उस तरीके से काम जो है होगा। तो भाई लिख लो, कह रहे हैं द कंपनी शुड, और अब कंपनी को इस केस में क्या करना चाहिए, अब इंक्रीमेंटल ऐड नहीं करेंगे, क्यों, इसकी डेप्रिसिएशन अलग है, इसकी डेप्रिसिएशन अलग है, दोनों को सेपरेट जो है लेकर चलना है। कह रहे हैं द कंपनी शुड डी रिकॉग्नाइज, द कंपनी शुड डी रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट, de-recognize the carrying amount of old component
that is rupees 4 lakh and charge it to P&L account. तो भी लॉस ऑन डिस्पोजल कंपोनेंट अलग था, बेकार हो गया। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना दिखाओगे? 4 लाख। फर्दर इट शुड, और अब कंपनी 10 लाख का नया कंपोनेंट खरीद कर लाई है, तो कंपनी शुड कैपिटलाइज, द कंपनी शुड कैपिटलाइज रुपीज 4 lakh, I'm sorry, capitalize rupees 10 lakh. The company should capitalize rupees 10 lakh as new component. As a new component. और कंपनी फिर 10 लाख का नया कंपोनेंट जो है लेकर आई। जैसे हम मशीन सेल करते हैं, नया मशीन लाते तो हमने कंपोनेंट को सेल किया, नया कंपोनेंट जो है आ गए। तो अब बताओ टोटल कैरिंग अमाउंट, टोटल कैरिंग अमाउंट ये कितना हो जाएगा? तो हमने कहा जो बैलेंस मशीन है 33,60,000 की प्लस 10 लाख का कंपोनेंट है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 43,60,000, 43,60,000 जो है आ जाएगा। ठीक है जी, कंफर्टेबल है। बस यहां पर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत जो होती है, बस ये ध्यान रखना है कि कब मुझे इंक्रीमेंटल ऐड करना है और कब मुझे इंक्रीमेंटल ऐड नहीं करना। उसका तरीका क्या है? अगर कंपोनेंट और बाकी मशीन की लाइफ अलग अलग चल रही है तो हम क्या मान के चलेंगे? इंक्रीमेंटल नहीं, तब तो कंपोनेंट को बेचा, नया कंपोनेंट जो है मेरा आया। और अगर कंबाइंड है, अगर कंबाइंड है, हम एक ही साथ डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमने कहा उस केस में इंक्रीमेंटल जो है ऐड होता जो है चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर चल रही है? कंफर्टेबल चल रहा है? आराम से चेक करें, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो फिर से चेक कर लें। हमने कहा अगर कंबाइंड डेप्रिसिएशन चल रहा है तो मैं इंक्रीमेंटल ऐड करूंगा, AS10 ने ये कहा। और अगर सेपरेट सेपरेट चल रहा है तो हमने कहा यहां पर अब मेरा क्या रहेगा? हम उसको सेल और परचेज जो है दिखाएंगे। पर पर्सनली स्पीकिंग यहां पर अब गड़बड़ जो है हो रही है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि यहां पर अभी इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी रिवाइज होगा, क्योंकि अब दोनों मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस पर इंपैक्ट चेंज हो गया। प्रॉफिट लॉस पर इंपैक्ट जो है मेरा चेंज जो है आ गया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मतलब मैं इस कंसेप्ट से अभी इतना सहमत जो है नहीं हूं, पर मेरी सहमति से दुनिया जो है नहीं चलती भाई। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्योंकि मैनिपुलेशन के चांसेस है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट जो है ना विंडो ड्रेसिंग के चांसेस जो है हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ जो है हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ये रिवाइज जो है होते हैं, जैसे कानून में रिवीजन होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कई बार रिवीजन जो है चलती है। तो मान के चलता हूँ अगले 3 या 5 सालों में, या हो सकता है 1-2 सालों में, ये कंसेप्ट अभी और चेंज जो है होना चाहिए। ठीक है जी, और आगे बढ़े। चलो फिर मेरे हिसाब से एक सवाल और जो है अपने को करना है। लो जी, एक सवाल मेरे को और जो है करना है, शायद आखिरी सवाल। ट्रिपल स्टार लगा लो अगर पेपर हद से ज्यादा मुश्किल आया। अगर ICAI चाहती है आपको रुलाना हद से ज्यादा, तो ये सवाल जो है आना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15, ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार ने ट्रिपल आंसू लगा लो, ये सवाल आपको रुला देगा। आंसू, आंसू की बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। चलो जी, आखिरी सवाल न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, आईसीए ने जस्ट अभी अभी लॉन्च करा है, आपके ऊपर टेस्टिंग जो है हो रही है। आखिरी सवाल बड़ा मस्त सवाल जो है, और अगर ये आएगा तो 10 नंबर का जो है आना चाहिए। अगर ये सवाल आया तो 10 नंबर का जो है आना चाहिए। बहुत ही न्यूली इंट्रोड्यूस सवाल है, तो भी लिखें। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ न्यू मशीन। जो दिल के कमजोर बच्चे हैं अभी आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, बाहर चले जाओ, पेपर में छोड़ देना। ठीक है, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड न्यू मशीन एट अ परचेज प्राइस, एट अ परचेज प्राइस ऑफ ₹50 लाख। आपने एक नई मशीन खरीदी, परचेज प्राइस कितना है? 50 लाख।
मान लेते हैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मान लेते हैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना 10 लाख। तो भाई 50 लाख की प्राइस है जिसमें 10 लाख का जीएसटी इंक्लूडेड है, और कह रहे हैं क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज अवेलेबल। इसका मतलब क्या हुआ, रिफंड हो जाएगा। तो मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, 40 लाख। कंफर्टेबल है इतना तो आप कर ही लोगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर कह रहे हैं डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 2 लाख। आप सबके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, जिसको लगे सर चकरा रहा है पानी पी लेना। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस तो भाई 2 लाख। क्या करना है, इसको ऐड कर लेना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ सर ये तो बड़ा ठीक चल रहा है। फिर आगे लिखिए, कह रहे हैं दी मशीन, सारे टॉपिक क्लब होने वाले हैं। कह रहे हैं दी मशीन हैज अ component, the machine has a component of rupees 5 lakh, वही कह रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इसका मतलब 50 लाख की मशीन में 5 लाख का एक कंपोनेंट है। 50 लाख की मशीन थी, 5 लाख का एक कंपोनेंट था। तो मशीन हैज अ कंपोनेंट ऑफ रुपीज 5 लाख इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कह रहे हैं एंड अदर कॉस्ट वर एलोकेटेड, other costs were allocated proportionately। इसका मतलब भाई ये जो कॉस्ट है 2 लाख की डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, तो इसको प्रोपोर्शनेटली आप कर देना। तो भाई कंपोनेंट की कॉस्ट में थोड़ा सा ऐड कर देना, बाकी में ऐड कर लेना। यहां तक तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत जो है नहीं आ रही। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो भी कह रहे हैं कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स, और बैलेंस मशीन की लाइफ कितनी है 10 इयर्स। बैलेंस मशीन की लाइफ कितनी है 10 इयर्स। ये बात भी क्लियर हो गई। इसका मतलब कंपोनेंट की अलग डेप्रिसिएशन, बैलेंस मशीन की अलग डेप्रिसिएशन। कंपोनेंट अगर रिप्लेस करेंगे तो लॉस प्रॉफिट सारा बुक जो है करेंगे। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ो। तो भाई कंपोनेंट को रिप्लेस भी करेंगे। कह रहे हैं एट द बिगनिंग, at the beginning of year 3, at the beginning of year 3 कह रहे X limited, X limited at the beginning of year 3 कह रहे X limited replaced, X limited ने रिप्लेस करा कंपोनेंट at a cost of ₹4 लाख। तो भाई 2 साल के बाद तीसरे साल की शुरुआत में कंपनी ने क्या किया, कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया है। कॉस्ट कितनी है 4 लाख, कॉस्ट कितनी है 4 लाख। कंफर्टेबल चल रहा है। कह रहे हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो कितनी बता रहे हैं 5 साल। इसमें यूजफुल लाइफ ऑफ कंपोनेंट, तो कंपोनेंट की यूजफुल लाइफ वो कितनी हो गई 5 साल। तो अब नया कंपोनेंट खरीदा, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल। ठीक चल रहा है, कंफर्टेबल चल रहा है। लो जी, तो भाई यहां तक मस्त चल रहा है। उसके बाद अब और क्या रह गया AS10 में, रिवैल्यूएशन, वो भी कर लेते हैं। हाँ तभी तो मजा आएगा। तो भाई कह रहे हैं दी कंपनी revalued, the company revalued entire machine, the company revalued entire machine
at rupees 40 lakh. At the beginning of, 40 lakh soon after replacement. Soon after replacement of component. और फिर कंपोनेंट को रिप्लेस करके वैल्यू हमने करी, वो कितनी आ गई? 40 लाख। ठीक है जी, कंफर्टेबल चल रहा है। और अब क्या रह गया? सेल रह गई है, वो भी डाल देते। हाँ सर, तभी तो मजा आएगा। लो जी, और लास्ट कर ले। फिर कह रहे हैं एट दी एंड ऑफ ईयर 4, एट द एंड ऑफ ईयर 4 कह रहे हैं दी कंपनी sold the entire machine. The company sold the entire machine at rupees 27,93,000. और फिर कंपनी ने 4 साल के बाद कहा इस मशीन को भी बेच देते हैं। और आपसे कह रहे हैं गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो भाई AS10 का आखिरी सवाल, और कह रहे हैं गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो भाई आराम से चेक कर लें, अगर ये सवाल समझ आ गया तो पूरा AS10 जो है समझ आ जाएगा। तो भाई न्यूली इंट्रोड्यूस आईसीआई के न्यू कोर्स में है, तो भाई चेक कर लें, अगर ये सवाल आएगा तो 10 नंबर का जो है बनना चाहिए। लो जी, तो एक बार फिर से चेक कर लें। 50 लाख की मशीन है जिसमें GST क्या है? 10 लाख का, वो क्या है? रिफंडेबल है। तो कॉस्ट कितनी आ गई? 4 लाख। उसमें डिलीवरी इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं कितना? 2 लाख। तो मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? 42 लाख। पर अब स्टोरी क्या है? उसके दो पार्ट करने हैं, कंपोनेंट की कॉस्ट और रिमेनिंग की कॉस्ट। क्या वो कर पाओगे? उम्मीद कर सकते हैं कर पाओगे। उसके बाद फिर मुझे क्या करना है? कंपोनेंट की डेप्रिसिएशन, मशीन की डेप्रिसिएशन चार्ज करने, कितने सालों तक? 2 सालों तक। यहां भी कर लोगे। उसके बाद फिर मैंने कंपोनेंट को रिप्लेस करा। तो ध्यान से बताओ, कंपोनेंट को रिप्लेस करा तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल ऐड होगा या सेल करके परचेज दिखाएंगे? सेल करके परचेज। तो भाई सेल करके परचेज जो है मुझे यहाँ पर दिखाना है। यहाँ तभी कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद फिर उसकी कंपनी की नई लाइफ आपको जो है दे दी है, और कह रहे हैं इसी पॉइंट पर फिर मैंने मशीन को क्या किया? रीवैल्यू जो है कर दिया है। तो मैंने मशीन को रीवैल्यू कर दिया, तो अब रीवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो थोड़ा सा एक बार आपको ये समझा दूंगा रीवैल्यूएशन कैसे करना है। ठीक है, ये हम करेंगे। उसके बाद फिर क्या है? 2 साल तक फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो भी आप कर लोगे। उसके बाद फिर आपको बेचना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, वो कुछ ये बता दूंगा, कुछ आप कर लोगे। और उसके बाद क्या करना है? जब सेल होगा तो अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व था वो आपका रिटेन अर्निंग में जो है जाएगा। ज्यादा तो सवाल पूछ ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा जो है पूछ रहा है। कंफर्टेबल है? तो भाई आराम से चेक कर लें। और अप्रिशिएट भी करता हूँ आई से ने ये सवाल डाला है। क्यों? क्योंकि इंटर क्लियर करते ही आपको कहाँ जाना है? आर्टिकलशिप में। तो रियल लाइफ में तो यही काम होगा, रियल लाइफ में तो यही सारा काम जो है होता है। तो आई से ने बड़ी कोशिश करी और नया कोर्स वाकई बहुत अच्छा जो है बनाया। बहुत प्रैक्टिकल बेस सवाल जो है अब आई से जो है आपसे पूछने की उम्मीद जो है करता हूँ। तो नए कोर्स में प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चंस भी आएंगे, और कोशिश वही है एक्सटेंसिव आपसे जो है पूछ रहे हैं। तो छोटा सवाल 1 नंबर, 2 नंबर, और इस तरीके से सवाल 10 नंबर का जो है पूछ सकते हैं। तो करें शुरू। किसी को पानी वानी पीना हो आराम से पी लो। चलो, किसी को झटके आ रहे हो हाथ वाथ पकड़ लो, कोई बेहोश ना हो जाए। तो लो जी शुरू करते हैं। लो जी, तो भाई शुरू करते हैं। पहला, परचेज प्राइस। लो जी शुरू करते हैं। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस हमारा कितना है? 50 लाख। शुरू हमने करा परचेज प्राइस से, वो कितना है? 50 लाख। अब क्या करना है? इसमें टैक्स इंक्लूडेड है, टैक्स इंक्लूड है, हटाना पड़ेगा। तो लेस रिफंडेबल टैक्सेस, इसमें टैक्स इंक्लूडेड है तो टैक्स मैंने हटाया। तो ये कितना आ गया? 40 लाख। अब मुझे और क्या करना है? ऐड
डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस वो कितने हैं? 2 लाख। तो भाई कॉस्ट ऑफ मशीन, आराम से चेक करो, कॉस्ट ऑफ मशीन ये कितनी आ गई? 42 लाख। चलो ठीक है जी। एनीवेज वापस जो है आती हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी आ गई? 42 लाख। अब इसमें दो मुझे अलग अलग करने, कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी मानूं और बैलेंस की कितनी मानूं, तो आराम से बताओ। अब कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, कोई मुझे बता सकता है कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी माने? 4,20,000। ये कैसे निकाला? सिंपल सी बात थी, हमने कहा टोटल परचेज, हमारा टोटल परचेज प्राइस कितना था? 50 लाख, जिसमें मेरी कॉम्पोनेंट कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। तो मैंने कहा भाई प्रोपोर्शनेट सारा काम करना है, तो मैंने कहा भाई 5 लाख की मेरी कॉम्पोनेंट की कॉस्ट थी जब परचेज प्राइस कितना था? 5 लाख। अब मैंने कहा टोटल मेरा 42 लाख की कॉस्ट मेरी आई, सब प्रोपोर्शनेट करना है, तो मेरी कॉम्पोनेंट की कॉस्ट कितनी हो गई? 4,20,000। ठीक है जी। मैंने कहा पूरी मशीन का 10% कंपोनेंट है, 50 लाख में 5 लाख की मशीन कंपोनेंट है 10%, तो पूरी कॉस्ट का 10% जो है लिया। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ मशीन एक्सक्लूडिंग कंपोनेंट, एक्सक्लूडिंग कंपोनेंट। तो हमने कहा 42 लाख में से आप 4,20,000 माइनस कर लो, तो बताओ कितना आ रहा है? 3780। तो भाई 3780 जो है आपका जो है आ जाएगा। ठीक है जी। यहां तक सारा ठीक चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप अपने चले, स्टेप बाय स्टेप अपने चले। तो पहले तो हमने मशीन एक्वायर करी, जीएसटी हटाया, ये सारा काम किया, और मैंने ये सारा काम जो है कर लिया। तो कंपोनेंट की कॉस्ट अलग आ गई, मशीन की कॉस्ट अलग आ गई। अब मुझे क्या करना है? 2 साल डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो चार्ज कर लें। तो भाई अब मैं वही सेम काम करता हूं, तो मैंने लिखा कंपोनेंट, कंपोनेंट हमने कहा मशीन एक्सक्लूडिंग कंपोनेंट, और यहां पर टोटल। तो हमने कहा भी कॉस्ट कितनी? कंपोनेंट की कॉस्ट है 4,20,000, मशीन की कॉस्ट है 37,80,000, और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 42 लाख। ठीक है जी। फिर हमने कहा इन सब की लाइफ चेक करी, कंपोनेंट की लाइफ है 4 साल, मशीन की लाइफ है 10 साल, टोटल लाइफ ऐड नहीं कर सकते। फिर हमने कहा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर 2 years। तो भी 2 साल का डेप्रिसिएशन यहां पर कितना आया? 2,10,000, और वहां पर डेप्रिसिएशन कितना आया? 7,56,000। तो भाई टोटल कितना हो गया? 9,66,000। ठीक है जी, कंफर्टेबल चल रहा है। उसके बाद फिर हमने निकाला बुक वैल्यू, बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। बताओ जी, बुक वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन यहां पर कितनी आ रही है? 2,10,000, और यहां पर कितनी आ जाएगी? 30,24,000, 30,24,000। टोटल कितना हो गया? 32,34,000। ठीक है जी। आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो। हमने मशीन को 2 साल यूज करा, डेप्रिसिएशन चार्ज जो है हमने किया। 2 साल के बाद में या तीसरे साल के शुरुआत में, तीसरे साल के शुरुआत में अब कह रहे हैं कंपोनेंट को रिप्लेस करा है 4 लाख से, तो बताओ अब क्या करना है? हाँ जी, अब कंपोनेंट क्योंकि अलग अलग चल रहा था, तो इस कंपोनेंट को तो मैं पीएनएल में चार्ज करूंगा। ये 2 लाख मेरा कहा जाएगा पीएनएल में, और 4 लाख को कैपिटलाइज जो है करेंगे। ये कब करते हैं? जब अलग अलग डेप्रिसिएशन चलता है। अगर कंबाइंड होता तो इंक्रीमेंटल ऐड करते, बस ये ध्यान जो है रखना। कंफर्टेबल है? तो लो जी, फिर आगे चेक करो। तो हमने कहा डी रिकॉग्निशन
डी रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड कंपोनेंट, तो भाई 2,10,000 इसको हम पीएनएल में लेकर जाएंगे टू बी चार्ज टू पीएनएल, तो टू बी चार्ज टू पीएनएल, तो भाई ये तो हमने पीएनएल में लेकर चले गए, मेरा कंपोनेंट स्क्रैप हो गया, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट, और अब नया कंपोनेंट हम लेकर आए, वो कितने रुपए का, 4 लाख रुपए का। तो कॉस्ट ऑफ न्यू कंपोनेंट वो कितना है मेरा, 4 लाख रुपए का। कंफर्टेबल है, तो भाई इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो मुझे ध्यान से बताओ, बुक वैल्यू आफ्टर रिप्लेसमेंट, बहुत आराम से चेक करना, बुक वैल्यू आफ्टर रिप्लेसमेंट, तो कंपोनेंट की बुक वैल्यू कितनी होगी, 4 लाख। कंपोनेंट की बुक वैल्यू कितनी होगी, 4 लाख। बाकी मशीन की बुक वैल्यू कितनी होगी, 30,24,000। टोटल बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34,24,000। इतनी बात क्लियर है। पहले तो आराम से यहां तक चेक कर लो, किसी को कोई भी यहां तक डाउट हो एक बार आराम से चेक करो। सिंपल सवाल है, पर हाँ इसके अंदर सारे टॉपिक कवर हुए। तो हमने पहले क्या किया, मशीन की कॉस्ट मैंने निकाली कंबाइंड, उसमें कंपोनेंट अलग किया, बैलेंस को मैंने अलग जो है किया, उसके बाद मैंने दोनों पर डेप्रिसिएशन लगाता चला गया और मैंने इनकी बुक वैल्यू जो है मैंने निकाली। उसके बाद जो कंपोनेंट मेरा खराब हुआ उसको मैंने पेल में ट्रांसफर किया, नया कंपोनेंट मैंने खरीदा, उसको ऐड किया और मेरी बुक वैल्यू जो है मेरी आ गई है। इतनी बात क्लियर है। आराम से चेक करो, यहां तक कंफर्टेबल चल रहा है। इसके बाद अगला स्टेप हमने क्या किया, रीवैल्यू किया। अब आराम से आप सोचना, एक बार आप सोचना, अब मैं रीवैल्यू कर रहा हूं, रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट हमने रीवैल्यू कितने पे करा, 40 लाख। हमने रीवैल्यू कितने पे करा, 40 लाख। रीवैल्यूशन मतलब आज इसकी मार्केट वैल्यू। ध्यान से एक बार आप सोचना, आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 40 लाख। मैंने अभी अभी ये कंपोनेंट खरीदा है, अभी मार्केट से खरीदा है 4 लाख का, अभी मार्केट से खरीदा है 4 लाख का। एक ये बुक वैल्यू है 30,24,000 और कह रहे हैं इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 40 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है, 40 लाख। आराम से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन, सर ये आज ही खरीदा है तो ये आज मार्केट वैल्यू ही है, तो सर 4 लाख की इसको हम इतने भी रिवैल्यू करेंगे और यहाँ बैलेंस कितना हो जाएगा, 36 लाख। एक ऑप्शन ये आपको दे रहा हूं, ऑप्शन ए। एक ऑप्शन आपने कहा कि सर ये 40 लाख को इस रेशो में हमें बांट देना चाहिए, 40 लाख को इस रेशो में बांट देना चाहिए। तो हमने कहा भाई 40 लाख डिवाइडेड बाय 34,24,000 इनटू में 4 लाख, कह रहे हैं भाई सर ये होना चाहिए 4,67,290 और 30/24 ये आपका आना चाहिए 35,32,710। टोटल आ जाएगा 40 लाख। दो ही केस जो है बनते। मैंने इस समय मशीन को रीवैल्यू करा है, मतलब मार्केट वैल्यू मैंने निकाली है। तो आराम से मुझे बताओ, मार्केट वैल्यू मैंने निकाली है। एक ऑप्शन है सर अगर आज मैं बेचने जाऊंगा तो सर इसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख ही है, तो बैलेंस मार्केट वैल्यू तो इसकी जो है चेंज हुई 36 लाख। या सर दूसरा है सर इस मार्केट वैल्यू को दोनों के रेशो में जो है करना चाहिए, तो सर इसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई 467, इसकी मार्केट वैल्यू जो है 35 हो गई। तो भाई कितने बच्चे ऑप्शन ए के साथ हैं, कितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट ऑप्शन ए के साथ हैं। कितने बच्चे ऑप्शन बी के साथ हैं, तो भाई एक ही बच्चा ऑप्शन बी के साथ है। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा इसलिए लॉजिकली मैं आपको पहले लिखवा दूंगा तो ऑब्वियसली जस्टिफाई तो कर ही दूंगा, पर एक बार आपका आईक्यू चेक करना है। री वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी जो है होनी चाहिए। तो भाई आराम से चेक करें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्या करें, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी जो है कह रही हैं। तो भाई फिर से पूछ लेता हूं, हाँ जी, तो भाई कितने कह रहे हैं, हम ऑप्शन ए के साथ ही जो है चलेंगे। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन ए के साथ है, बात बिल्कुल क्लियर है। तो भाई ऑलमोस्ट बात बिल्कुल क्लियर है कि सर आज अगर कंपोनेंट बेचने जाऊंगा तो सर कंपोनेंट तो 4 लाख का ही बिक रहा है,
तो हमने कहा यहाँ पर रीवैल्यूड कितना हो गया 4 लाख। तो मैंने कहा सर बाकी जो मशीन है वो कितना हो जाएगा 36 लाख। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो ऑनलाइन भी कुछ ऑप्शन ए कुछ ऑप्शन बी जो है चल रहा है। तो हमने कहा भाई इसकी आज की वैल्यू कितनी है 4 लाख। अभी अभी तो खरीदा है, जब अभी ही खरीदा है मार्केट से तो अभी मार्केट वैल्यू कितनी है तो ऑलरेडी मुझे पता है, ये तो जस्ट अभी खरीदा था। अगर मान लो 1 साल बाद रिवैल्यू करते या 2 साल बाद रिवैल्यू करते तब तो प्रोपोर्शनेट करते, पर आज मैंने अभी खरीदा है तो ये तो मार्केट वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन थी। क्या ये बात क्लियर है? चलो अब आगे आए, तो हमने यहां पर सारी स्टोरी सही करी, तो मैं यहां पर आ गया और मैंने रिवैल्यू कर दिया। उसके बाद अब क्या है, फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बताओ जी, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ इस कंपोनेंट की लाइफ कितनी 5 साल, इस बैलेंस मशीन की लाइफ कितनी कितनी 8 साल, इसकी कितनी 8 साल। टोटल लाइफ कितनी थी 10 साल, 2 साल इसका काम जो है हो गया। तो बैलेंस लाइफ कितनी, कंपोनेंट तो नया नया खरीदा है उसकी 5 साल, और हमने कहा जो बाकी एसेट है उसकी लाइफ कितनी 8 साल। ये बात भी क्लियर है? तो हमने कंपोनेंट जो हमने खरीदा उसकी लाइफ कितनी है 5 साल, बैलेंस की 10 साल थी, 2 साल खत्म हो गए, 8 साल जो है रह गया। ये बात भी ठीक चल रही है? अब ध्यान से सोच के बताओ, फिर आगे आ जाओ। कह रहे हैं एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, तो अब कितने साल और 2 साल, कितने साल और 2 साल। तो लो जी चेक करें, फिर से आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन, एक मैं यहां पे एक और लिख लूं, रिवैल्यूएशन गेन बाद में काम आ जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन गेन, पहले में तो रिवैल्यूएशन गेन कुछ नहीं हुआ, दूसरे में रिवैल्यूएशन गेन कितना हो गया 5,76,000, 5,76,000। हमने एक रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है क्रिएट करा, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाओ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। अब अगले 2 साल की डिप्रिसिएशन लगानी है, तो यहां पर कैसे लगाओगे, हमने कहा भाई 4 लाख की कंपोनेंट है, 4 लाख का कंपोनेंट है, 5 साल की लाइफ है, 2 साल के लिए जो है लगाना है। तो बताओ जी कितना आ रहा है 1,60,000। इधर बताओ किस पर लगाओगे डेप्रिसिएशन, इधर किस पर लगाओगे 36 लाख पर। हमने कहा रीवैल्यूड अमाउंट 36 लाख है, 8 साल की लाइफ है, 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा 9 लाख। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10,60,000। ठीक चल रहा है? फिर वही चेक करो, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर नेक्स्ट 2 इयर्स। तो भाई अब कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, तो भाई यहां पर कितना 2,40,000, और यहां पर कितना आ गया 27 लाख, टोटल कितना हो गया 29,40,000। ठीक चल रहा है? आराम से चेक कर लो, स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। सवाल इजी है, पर हाँ मतलब सवाल में सारे टॉपिक कवर हुए, और अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर ये सवाल कर लोगे तो रियल लाइफ की आपकी ट्रेनिंग जो है चल रही है। तो पहली बार मैं कहूंगा आईसीए न्यू कोर्स में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आप डालने जो है शुरू करें, जिससे मैं ना आपकी वैल्यू बहुत अच्छी जो है बढ़ जाएगी। होता क्या था धीरे धीरे, पहले स्टोरी यही थी कि आईसीए की पहले भी कोर्स अच्छा था, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस कम था, थ्योरेटिकल था। अब आईसीए ने कोशिश वही करी, बहुत प्रैक्टिकल बेस सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि रियल लाइफ में यही काम जो है करना है। और अब मैं उम्मीद करता हूँ चार्ट अकाउंटेंट की वैल्यू आगे बहुत जो है बढ़ जाएगी। अकेडमिकली भी आप ऐसे सवाल जो है कर रहे हैं, तो सीधा जैसे आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको सारी बातें पता जो है ऑलरेडी होंगी। ठीक है जी। तो भाई कैरिंग अमाउंट ये मेरा आ गया 29,40,000। अब बताओ इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने सेल करी है, सेल हमने कितने में करी 27,93,000। अब सवाल यही है, ये मैंने सेल किसकी करी पूरी मशीन की 2793। तब ध्यान से, अब ये पॉइंट अब रह गया आखिरी, तो हमने कहा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितनी 27,93,000।
अब हमने पूरी मशीन बेच दी है 27,93,000। सवाल वही है, कंपोनेंट की वैल्यू कितनी और अदर मशीन की वैल्यू कितनी, कैसे निकालोगे? प्रोपोर्शनेटली। अब हमने कहा तो कंबाइंड है, तो किस रेशो में? इसी रेशो में जो है आपको निकालना है। हमने कहा मैंने सब कुछ कंबाइंड बेचा है, तो इसी रेशो में जो है निकालना है। तो क्या रेशो में निकाल सकते हो? सीए फाउंडेशन में रेशो चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ा है, दोनों के रेशो में निकाल कर आप मुझे बताएं। हाँ जी, दोनों के रेशो में, हाँ जी, कितना आ रहा है? 2,28,000, 2,28,000 ये मेरा आया, और इधर कितना आ रहा है? 25,65,000। ठीक है जी। प्रोपोर्शनेटली सेल वैल्यू हमने जो है करी है, प्रोपोर्शनेटली सेल वैल्यू किया। एक बार आप लिख भी लेना, कल को बाद में ना भूल जाओ। तो हमने कहा भाई 27,93,000 में बेचा है, और टोटल वैल्यू कितनी थी? 29,40,000, जिसमें 2,40,000 की बुक वैल्यू कितनी, सेल वैल्यू कितनी, हमने ऐसे निकाला। और ऐसे ही 27,93,000 की सेल वैल्यू है, कंबाइंड है 29,40,000, तो 27 लाख की सेल वैल्यू कितनी जो है आएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? बस अब तो काम बस खत्म होता हुआ। प्रॉफिट आया कि लॉस आया? लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, पहले में लॉस कितना? 12,000, दूसरे में लॉस कितना? 135, टोटल लॉस कितना बुक करना है? 147। ये लॉस बुक करना है, कहां पर जाएगा? पीएनएल में। ये लॉस कहां पर जाएगा? पीएनएल में। और एक काम और रह गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो कहां जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग में। तो भाई लास्ट लिख लो। और हमने कहा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ रुपीज, हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से क्रिएट किया था? 576 से। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से क्रिएट करा था? 576 से। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ रुपीज 5,70,000 विल बी ट्रांसफर्ड, विल बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू retained earnings, will be transferred to retained earning on sale of machine. रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, ट्रेडिंग में तो लॉस हुआ, बस ये रिजर्व कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में जो है हम इसको ऐड कर लेंगे। कंफर्टेबल चल रहा है? आराम से चेक करें यहां तक, किसी को कोई भी डाउट हो तो। मैंने कोशिश वही करी, 1 मार्क एमसीक्यू से लेते लेते मैक्सिमम सवाल कहां तक आ सकता है, हमने सारी वैरायटी जो है हमने कवर करी। और आज से अब क्या करना है, AS10 का भी अब एक एक सवाल जो है करना शुरू कर देना। आई होप AS2 के सवाल आप कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। AS7 के सवाल आप कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। और AS10 आज से एक एक सवाल जो है आप शुरू कर लेना, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से जो है आ जाएगा। यदि बात क्लियर है? 2 थ्योरी नोट बस मेरे को लिखवाना है, 2 थ्योरी नोट बस मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं। उम्मीद तो नहीं है पेपर में आएगा, पर एक बार बस टू बी ऑन द सेफर साइड 2 पॉइंट लिख लें। अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी तक तो सवाल इससे कभी आया नहीं है, पर बात वही है क्योंकि इस बार एमसीक्यू भी बनना है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि 1 मार्क एमसीक्यू में बन सकता है। पहले सब्जेक्टिव था, आज तक ये टॉपिक कभी भी नहीं आया, तो इस बार मैं बहुत एग्जॉस्टिव आपको बढ़ा रहा हूं कि अगर एमसीक्यू भी आ गया तो भी क्या क्या सवाल जो है बन सकता है। तो 2 पॉइंट बस और लिख ले फॉर एमसीक्यू बेस, इवन आपकी आईक्यू के लिए भी, नॉलेज के लिए भी अच्छा है। तो भाई चेक करें, इन जनरल, पहला पॉइंट, इन जनरल डेप्रिसिएशन। और वैसे दोनों पॉइंट अच्छे हैं, तो आपको पता भी होना जो है चाहिए। कभी कभार इवन इंटरव्यू में आपको शायद तंग जो है ना कर दे। 2 पॉइंट ऐसे हैं जो नॉर्मली दुनिया को जो है नहीं पता होता, मुझे पता, आप भी शायद यहाँ पे गड़बड़ जो है कर सकते हो। तो इन जनरल डेप्रिसिएशन कहां पर जाता है? पीएनएल में। ठीक है, तो लिखो इन जनरल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू पीएनएल। इन जनरल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। हमेशा डेप्रिसिएशन टू मशीन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मशीन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, हमेशा ये करते हैं। पर कभी कभार हम इसको कुछ अलग भी करते हैं, इसलिए कि हाउ एवर
कभी कभार डेप्रिसिएशन पीएनएल में नहीं जाता, सोच के बताओ कहां जाता होगा। कभी कभार डेप्रिसिएशन पीएनएल में नहीं जाता। चलो लिख लो, हाउएवर इन सम केसेस, हाउएवर इन सम केसेस, ये डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है हम पीएनएल में लेकर नहीं जाते। इन सम केसेस कह रहे हैं दी डेप्रिसिएशन, चलो थोड़ा सा हिंट और दे देता हूं, डेप्रिसिएशन ऑफ कुछ मशीनरी का डेप्रिसिएशन, कौन सी मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग की डेप्रिसिएशन ऑफ, बात समझ आ गई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हमने कहा वैसे तो जनरली सारा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सबका कहा जाता है पीएनएल में, पर प्रोडक्शन में जो मशीन लग रही है कभी कभार उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग का डेप्रिसिएशन है, कह रहे प्लांट इज, ये कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी जाता है। और उससे क्या होता है, आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करते हो, कन्वर्जन कॉस्ट में जो है ऐड होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज इंक्लूडेड इन द cost of, is included in the cost of some other asset, some other asset। तो हमने कहा इन जनरल तो डेप्रिसिएशन कहा जाता है पीएनएल में, पर कभी कभार डेप्रिसिएशन हम पीएनएल में ना ले जाकर किसी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया, इन्वेंट्री, हमने इन्वेंट्री पढ़ा था, तो इन्वेंट्री में क्या आता है, मटेरियल कॉस्ट आएगा, लेबर कॉस्ट आएगा, और आपके प्रोडक्शन के अंदर वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर जो मशीन लग रही है उसका डेप्रिसिएशन हम इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड जो है करते हैं। दूसरा अभी हमने पढ़ा था सेल्फ जनरेटेड, मैं अपनी फैक्ट्री में ही फर्नीचर बनवा रहा हूं और उस समय कुछ मैंने मशीनरी यूज करी खुद की, उसका डेप्रिसिएशन कहा जाएगा, इस फर्नीचर में ऐड जो है करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल जो है आ जाते। तो हमने कहा इन जनरल तो पीएनएल में जाता है, पर कभी कभार हम उसकी दूसरी कॉस्ट, अगर कोई दूसरा सामान बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री हम बना रहे हैं, स्टॉक हम बना रहे हैं, तो स्टॉक की कॉस्ट में उसको लेकर जो है जाएंगे। ठीक है, लिख लो, फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और यही शायद आपको याद होगा, सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ऑफिस का डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में। तो मैंने कहा सीए फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट चल रहे थे, तो हमने कहा हमने सारे काम में पढ़ा था। जो आपके सोल प्रोप्राइटर के अंदर था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाना सीखा था, और फिर था जो मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट है उनके डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाती थी, जहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है निकलता था, और बाकी सारे जो ऑफिस की बिल्डिंग होती थी उसका डेप्रिसिएशन पीएनएल में जो है जाता था। तो डेप्रिसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट is included in the cost of conversion, in the cost of conversion of inventory। तो भाई नेक्स्ट लिख लें एग्जांपल, कह रहे हैं depreciation of manufacturing plant, depreciation of manufacturing plant is included in the cost of construction, in the cost of construction of PPE। अगर हम प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर वही मटेरियल, लेबर आएगा, और आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है आते, तो वहां पर भी ये जो है आ सकता है। कंफर्टेबल चल रहा है? तो एक पॉइंट भी आज तक पेपर में पहले कभी नहीं आया था, पर हो सकता है एमसीक्यू में एक नंबर का सवाल जो है इस पर आ जाए। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट हमें जो पढ़ना है, लो जी, और एक सेकेंड पॉइंट आ जाए। तो भाई आज का लास्ट पॉइंट, लैंड पर डेप्रिसिएशन लगती है कि नहीं लगती? नहीं लगती, तो लिख लो इन जनरल, है ना, ये भी आपका आईक्यू टेस्ट कई बार जो है हो जाता है। तो भाई इन जनरल लैंड हैज अनलिमिटेड लाइफ, land has unlimited life and therefore not depreciated, and therefore not depreciated। ठीक है जी, तो भाई अनलिमिटेड लाइफ है इसलिए हम डेप्रिशिएट नहीं करते। हाउ एवर कह रहे इट कैन बी,
depreciated. लैंड भी depreciate हो सकता है, however it can be depreciated if it has a limited useful life. कभी कभार लैंड की भी यूजफुल लाइफ जो है होती है, लिमिटेड लाइफ होती है. फॉर एग्जाम्पल लिख ले, क्वेरीज, QUARRIES. आपकी क्वेरी नहीं, क्वेरी. क्वेरी क्या होते हैं? खाने. जो खान होती है, मान लो कोल कोल की जो खानी है, तो किसी ने लैंड परचेज करी और क्या कर रहे हैं, उसे कोयला जो है निकाल रहे हैं. तो उस लैंड का इतना ही पर्पस था, वो 10 साल में कोयला निकालने के बाद वो लैंड की लाइफ जो है खत्म जो है हो जाती है. तो हमने कहा कोल की खानी है, मार्बल्स की जो आपके रॉक्स हैं, तो जिसने वो लैंड परचेज करी है, 10 साल के लिए परचेज करी है, 10 साल में वो सारा जो है तोड़ के वो रॉक खत्म जो है हो जाएगा. तो उस केस में हम 10 साल में उसको क्या करते हैं? डेप्रिशिएट करते हैं. ऐसी दूसरा एग्जाम्पल कह रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, साइट्स यूज्ड फॉर लैंडफिल. और ऐसे ही कुछ लैंड ऐसी होती हैं जिसको हम डंपिंग यार्ड कहते हैं. लैंडफिल, डंपिंग यार्ड आपने नाम सुना होगा, कूड़ेदान मान लो. तो भाई लैंड है, कुछ साइट ऐसी है जहां पर हम क्या करें, सिर्फ कूड़ा जो है हम डाल रहे हैं. और आपको सोच के बताएं, जहां पर कूड़ा मतलब बल्क में पूरा दिल्ली का कूड़ा जहां पर जाता है, आपने कहीं देखा होगा, शायद ये आजादपुर की साइड में हम बाईपास पर है, तो हमने कहा वो जो लैंड है जहां पर कूड़ा भर दिया है, तो आप खुद सोच के बताओ, उसकी लाइफ मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती है, कम होती है? उसके आसपास के प्रॉपर्टी के रेट कम ही होते, अप्रिशिएट नहीं होता. उसके आसपास के रेट अप्रिशिएट जो है नहीं होती. और वो वैसे भी जब इतना कूड़ा भर देते हो तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद अगर कूड़ा हटा भी दोगे पर वो लाइफ उसमें कभी कोई यूज जो है नहीं आता. तो जो डंपिंग यार्ड्स होते हैं, कई बार तो क्या होता है, कूड़ा आपने ऊपर भर दिया, और कई बार क्या होता है, इस लैंड को डिग करके अंदर कूड़ा भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं. उनको पता है बाद में कोई इसके ऊपर अपना घर जो है नहीं बनाएगा. तो कई ऐसी लैंड होती है, कुछ चीजें क्या होती हैं, ऊपर भरते हैं, और कुछ चीजें लैंड को डिग करके, हमने डिग करके उसके अंदर कूड़ा सारा भर दिया, हमने चाहे लैंड कर दिया, पर उस लैंड में फिर कोई घर वर जो है नहीं बनता. तो वो जो लैंड है उसकी एक लिमिटेड लाइफ है, 5 साल 10 साल, जब तक आप उसको यूज करके डिग कर रहे हो, कूड़ा जो है भर रही हो. हमने कहा वो 10 साल की लैंड काम आएगी, उसके बाद वो लैंड बेकार जो है हो जाएगी. ऐसे ही आप सोचे, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के लैंड होती है, न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए लैंड में हमने एक न्यूक्लियर वेपन जो है हमने वहां पर डाल दिया, लैंड टेस्ट करी. अब आप सोच के बताएं, वहां पर क्योंकि हमने न्यूक्लियर वेपन डाला है, वहां पर उसका कोई घर वर जो है नहीं बनाते, उस लैंड की लाइफ खत्म जो है हो जाती. क्यों? न्यूक्लियर वेपन जैसे ही आपने वहां पे बर्स्ट किया, टेस्टिंग के लिए आपने सारा काम किया, वहां पर अभी भी फ्यूम्स हो सकती हैं, तो वहां पर नॉर्मली कोई अपना घर कुछ भी काम जो है नहीं आता. अगर ऐसी कोई जमीनें हैं, तो हमने कहा ये इसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड होती है, मे बी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आप इसको डेप्रिशिएट जो है आप कर सकते हैं. ठीक है जी, लो जी. तो इसी के साथ कुशलता पूर्वक हमने एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कंप्लीट करा AS10 पर. AS10 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हमारा चलता है AS26, AS28, AS29, जो एक एक दो दो क्लासेस का जो है होता है, वो सारी कंप्लीट जो है कर लेते हैं. ठीक है जी. और बस जाने से पहले 1 मिनट बस और दिखा देता हूं, हमने इतनी मेहनत करी, पेपर का आखिरी सवाल कौन सा जो है आया था, तो एक बार बस उसको भी जो है देख लेते हैं. लो जी, तो भाई चेक करें, इंटर का पेपर का सवाल नवंबर 2023 में AS10 से सवाल नहीं आया था. पुराने कोर्स में ये एक दिक्कत होती थी, पुराने कोर्स में सारे एएस एक साथ पूछते नहीं थे, क्योंकि वही बात है, 5 5 नंबर के सवाल पूछते थे, कुछ एएस पूछते थे, कुछ नहीं पूछते. तो नवंबर में AS10 नहीं आया था, मई में AS10 जो है आया. और न्यू कोर्स में कोशिश अब वही है, सारे एएस जो है आने चाहिए. तो भाई मई 2003 का चेक करें, AS10 का सवाल 5 नंबर का, ये शायद इतना सही, पहला सवाल कंपल्सरी सवाल 5 नंबर का. तो भाई चेक कर लो हमने कितनी मेहनत करी, और आईसीआई आपसे क्या सवाल पूछ रहा है. कह रहे इन द बुक ऑफ टॉप मेकर लिमिटेड कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो कितनी है, 56,30,000. ठीक है.
उसके बाद कह रहे हैं ऑन स्क्रूटनी इट वाज फाउंड दैट परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 21,12,000 इज इंक्लूडेड इन परचेज ऑफ गुड्स ऑन 1 जून 2022। तो ये क्या था, मशीनरी खरीदी थी, गलती से परचेज में दिखा दिया, तो क्या करना है, मशीन में ऐड कर देना, कर लोगे इसको। फिर कह रहे हैं ऑन 30 जून कंपनी ने डिस्पोज करा है अ मशीन हैविंग बुक वैल्यू 960 एज ऑन अप्रैल 22, मतलब इसमें एक 960 की मशीन है और एक बैलेंस मशीन जो है आगे, उसको हमने बेचा है कितने में, 8,25,000 में, इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ 15,65,000। कंफर्टेबल है। तो भाई ये ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद ये परचेज है, ये हमने सेल जो है किया है। तो 960 की मशीन 1 अप्रैल की है और हम कब बेच रहे हैं, 30 जून को। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाकर फिर इसको बेच दोगे, सेल वैल्यू आ जाएगी, परचेज जो है आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन 10%, 10% डेप्रिसिएशन जो है चार्ज कर रही है। ऐसा छोटा सवाल हमने तो किया हुआ है, तो ये चेक करें, ये सवाल आया। और 5 नंबर का सवाल पेपर का क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ कह रहे हैं पहला ये बता दो डेप्रिसिएशन पीएल में कितना जाएगा। इतना सा सवाल, हमने तो इतने गंदे सवाल कर लिए हैं, पेपर का लेवल तो इतना ही जो है चलता है। डेप्रिसिएशन निकाल पाओगे, तो हमने कहा डेप्रिसिएशन किस पे निकलेगा, इस पर डेप्रिसिएशन 1 जून से निकालोगे। ये जो नई मशीन है इस पर 30 जून से निकालोगे। हमने कहा जो ये मशीन बिकी है उस पर 2 महीने का डेप्रिसिएशन, और ये जो बैलेंस बच गया उसमें पूरे साल का। कंफर्टेबल है, ये कर लोगे 1 या 2 नंबर इसका। सेकेंड, ओहो, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट 31 मार्च को बुक वैल्यू क्या रहेगी, निकाल लोगे। तीसरा, प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज, ये इंटर का 5 नंबर का सवाल है। मैं आपको तैयारी किस लेवल की करा रहा हूं आप देख सकते हो, पर मेरी माइंड में वो ये, कल को आप घबरा मत जाना, तैयारी में उतनी कर रहा हूं, पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए आप कर लोगे, पर पेपर तो इससे ऊपर ही नहीं पहुंच रहा। ये सीए इंटर का पेपर का लेवल है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हमने तो शायद ये वाला सवाल में जनरल एंट्री पास करी थी, हमने मशीनरी अकाउंट भी बनाया था, हमने सारी कैलकुलेशन भी जो है करी थी। इतना तो पेपर पूछ ही नहीं रहे, कह रहे सिर्फ 3 चीजें निकाल लो, डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ, बुक वैल्यू निकाल के बता दो, और प्रॉफिट लॉस जो है निकाल के बताओ। कोई रिवैल्यूएशन नहीं पूछा, कोई कॉम्पोनेंट बेस नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछ रहा। मतलब आईसी का लेवल तो कुछ भी नहीं, पर मैं कोशिश वही करता हूँ पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, मेरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप मेरी क्लासेस सारी अटेंड करते हो, मेरी मॉक टेस्ट सारे दे देना, 100% आई से आपको फेल कर नहीं सकता, चाहे वो फाउंडेशन था चाहे वो इंटर है, क्योंकि मैं जिस लेवल की तैयारी आपको करा रहा हूँ आई से, तो बहुत बेसिक लेवल के सवाल जो है वो शायद आपसे पूछता है। ठीक है, चलो फिर आज यहीं पर जो है खत्म करते हैं, और आज से होमवर्क क्या है, AS2 शुरू कर लेना, AS7 और AS10 जो है मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं हार्ड कॉपी अभी किताब की आपको नहीं दे रहा, एक बार आपको सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन अभी और हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो AS2 में मैंने आपको भी कुछ एमसीक्यू डाले हैं, अभी 40-50 एमसीक्यू हमारे और बन गए, तो मेरी पूरी टीम जो है ना चार्ट अकाउंटेंट की, वो एमसीक्यूज और जो है बना रही है, इसलिए मैं आपको अभी एक बार सॉफ्ट कॉपी मैंने ऐप में अपलोड कर दिया, आप वो करते चले जाओ। और एमसीक्यूज अभी मैंने शायद AS2 के 10-12 डाले थे, और अभी 40-50 और एमसीक्यू जो है बन गए। तो जब सारे एमसीक्यूज बनते चले जाएंगे, जब पूरी किताब अच्छे से मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, तब मैं आपको प्रिंट आउट जो है किताब का दे दूंगा। तो अभी एक बार सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं, एमसीक्यूज हमारे सारे बन रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे उसको ऐड जो है करता जाऊंगा, और भी नए क्वेश्चंस हम ऐड कर रहे हैं। तो ये AS7 मैंने अभी आपको पूरा नहीं दिया, AS7 में और भी क्वेश्चंस हम ऐड कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस करते चले जाओ। और जब A7 पूरा हो जाएगा, AS2 जब मेरे को लगेगा कि मस्त आपकी तैयारी हो गई, तब मैं आपको बुक फॉर्म में हार्ड कॉपी में जो है दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू, एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय।